नमस्कार साथियों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हिस्ट्री PYQ क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो मेजर विषय, माइनर विषय, MDC और IDC सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो मैं बिल्कुल रूप से ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और पिछले वर्ष कौन क्वेश्चन पूछा गया है सभी का उत्तर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सही रूप से बता दें तो जो क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया है वही सारा प्रश्न इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम आपको 3 यूनिवर्सिटी का बताने वाले हैं जहां का क्वेश्चन 100% एक दूसरे में पूछा जाएगा। जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया है हिस्ट्री, मेजर सब्जेक्ट, माइनर या IDC या MDC के लिए, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया ये चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको। वैसे तो मेजर सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, लेकिन मेजर, माइनर, MDC, MIC ये सारा चीज़ जो है सेम होता है। सब में का सिलेबस जो है सबका सेम है, सब में प्रश्न जो है सेम पूछा जाता है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सेव होगा हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वहाँ से आप लोगों को सारा प्रश्न मिल जाएगा। अभी हम जो बताने वाले हैं आपको BN मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। होता क्या है, ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है। इस वर्ष जो है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए आपको BN मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पढ़ लेना है। गारंटी है 100 प्रश्न में से आपको 90% प्रश्न आपको इस दोनों क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और वहीं अगर BN मंडल के आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप मिथिला यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सारा प्रश्न देख लीजिए। और BN मंडल का भी ये भी क्वेश्चन आपको देखना है, यानी 3 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। तीनों यूनिवर्सिटी का अगर क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं परीक्षा में तो गारंटी है कि आपके परीक्षा में यही सब प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेरा फेरी कर देता है, इस वाला प्रश्न उसमें, उस वाला प्रश्न उसमें पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एक एक प्रश्न को आसानी से विस्तार पूर्वक समझते हैं। ऐसे समझाने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो है प्रश्न है आपके सामने, वो है ऋग्वैदिक काल में कार्यरत प्रमुख राजनीतिक संस्था कितनी थी। साथियों, प्रश्न कहता है कि ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद में, वेद जो होता है टोटल 4 प्रकार के जो होते हैं वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। इस 4 वेद में से ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद काल में प्रमुख राजनीतिक संस्था कितनी थी। तो प्रमुख राजनीतिक संस्था जो थी वो थी 2 थी, और दोनों का नाम था सभा और दूसरा का नाम था समिति। तो इस तरह से आपका ऑप्शन अ की ओर चला जाएगा, ठीक है। राजनीतिक संस्था कितनी थी? 2, सभा और समिति। सभा में ब्राह्मणों का गुट था और धनी मनी लोगों का गुट था। बुजुर्ग जितने भी होते थे ब्राह्मण, उन सभी का एक संगठन था जो सभा था, और समिति था राजनीतिक स्तर का, ठीक है। चलिए, ग्रामीण लोगों का जो सभा होता था वो सभा हो गया, और राजनीतिक संगठन का जो सभा हुआ वो हो गया समिति। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर, वो प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी है। तो आर्य समाज के जीवन में, आर्य जो समाज थे, आर्य समाज, उसके जीवन में टोटल 16 संस्कार थे, ठीक है। याद रखेंगे संस्कार कितने हैं, तो 16 संस्कार हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता का नाम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता किस वेद के आधार पर है। भाई आप एक चीज देखिएगा कि आर्यों की सभ्यता का नाम जो है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कर दिया गया था। ये ऋग्वेद के आधार पर किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल के आधार पर, ऑप्शन अ की ओर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चौथी प्रश्न, भारत में महाकाव्यकालीन सभ्यता किस महाकाव्य के समय की विभिन्न स्थिति का वर्णन है। यहाँ पे चौथा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रामायण के, ठीक है। महाकाव्य क्या है, रामायण। आंसर ध्यान रखेंगे सभी लोग, रामायण। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने है, कुछ इस तरह का प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत क्या है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है परंपरागत सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, हालांकि सिद्धांत यहाँ प्रमुख पूछा गया, तो प्रमुख सिद्धांत होता है परंपरागत सिद्धांत। वैसे सिद्धांत में धार्मिक सिद्धांत भी आ जाते हैं और व्यावसायिक सिद्धांत भी आते हैं। तो वैसे में इनमें से सभी भी आंसर जो है आप अगर मारते हैं तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत की चर्चा की गई है, तो प्रमुख सिद्धांत जो है वो है परंपरागत सिद्धांत है। 6ठा नंबर प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या है। दोस्तों वैसे तो जाति व्यवस्था का प्रमुख की चर्चा की गई है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे प्रमुख दोष कौन सी है,
तो प्रमुख की बात करती है तो यहाँ पे भारत का पराधीन होना, रूढ़िवादिता, पारस्परिक फूट, इनमें से सभी ऑप्शन की और चला जाता है। ये सभी जो है इसमें प्रमुख कारण है। पराधीन का मतलब होता है दूसरे के अधीन रहना। भारत में जाति व्यवस्था ऐसे भी है कि दूसरे के अधीन रहना है। रूढ़िवादी मतलब होता है कि पुराने मान्यताओं के आधार पर चलना, किसी किसी चीज़ में आस्था रखना, विश्वास रखना। और पारस्परिक फूट होता है कि आपसी मतभेद हो जाना, आपस में मिलाप नहीं होना। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो चलने वाले हैं वो समझने वाले हैं विस्तार से हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भाई हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो हिंदू विवाह का जो है सबसे प्रमुख उद्देश्य की बात होता है, प्रमुख उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य है धार्मिक उद्देश्य। वैसे संतान की उत्पत्ति भी करते हैं, सामाजिकरण। तो सामाजिकरण यहाँ से बात जो है कटिंग कर दिया जाता है, हट रहा है, क्योंकि विवाह से कोई सामाजिकरण का लेन देन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक उद्देश्य है ज़्यादा सटीक आंसर हो जाता है, तो ये आंसर की ओर चला जाएगा। वैसे चलिए यहाँ पे हम विस्तार से समझ लेते हैं कि हिंदुओं का विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया। यह धार्मिक संस्कार है और सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। और विवाह को धार्मिक समझने के पीछे इसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त को मानना। यानी हिंदू लोग जब शादी करते हैं इसका मूल उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। इसके अलावा हिंदुओं में प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण माना गया है। यानी धरती पर जो है जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके जीवन में 3 कर्ज होता है। वो पहला कर्ज होता है पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। पितृ ऋण क्या होता है, पिता का ऋण। देव ऋण होता है देवताओं का ऋण और ऋषि ऋण होता है ऋषियों का ऋण। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है, अंतर विवाह का प्रमुख हानि क्या है। अंतर विवाह मतलब होता है दूसरे जाति से विवाह करना। एक जाति अपने जाति को छोड़कर दूसरे जाति से जब वो शादी कर लेते हैं तो इसमें क्या किस चीज़ को सबसे बड़ी हानि होती है, प्रमुख हानि होती है प्रजाति और संस्कृति की। ऊंच नीच की भावना तो नहीं होगा क्योंकि अभी ऊंच नीच का ऐसा कुछ विशेष देखा नहीं जाता है। पृथकता यानी अलग होने का कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े देख सकते हैं सेलिब्रिटी जो है अच्छी तरह से शादी करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो प्रजाति और संस्कृति का भेद हो जाता है। यहाँ पर प्रजाति भी चेंज हो जाती है, यानी देश विदेश के लोग से शादी कर लेते हैं तो यहाँ पे पूरा प्रजाति ही बदल जाती है और सांस्कृतिक भेदभाव भी बदल जाती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, मनु तथा कौटिल्य के अनुसार हिंदू विवाह के कितने प्रकार को समाज में प्रचलित है। यानी टोटल हिंदू विवाह की संख्या जो वो है आपका 8 है। अब वो 8 कौन कौन सी है वो चलिए हम जान लेते हैं। मनु और कौटिल्य के अनुसार जो है हिंदुओं में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने पीछे बताए 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं जिन्हें विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के लिए अनिवार्य बताए गए हैं। ये 8 प्रकार में पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण लोग जो विवाह करते हैं वो पहला। दूसरा होता है देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। अब जो बात करते हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह अभी अपने लोग के यहाँ चलता है। बाकी जो होता है असुर विवाह, ये राक्षस लोग जबरदस्ती किसी को हरण करके करते हैं शादी। और राक्षस विवाह होता है हड़प कर ले जाते हैं अपने यहाँ तब विवाह करते हैं। पैशाच विवाह का मतलब भी ऐसा ही होता है, भूत पिशाच से शादी करवाना, ये चीज़ होती है। तो ऐसे तो करके आप समझ गए होंगे। अब ये सब मत समझिएगा, पुराने ज़माने के मान्यताओं के अनुसार जो शादी होता था। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति में छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य किस संस्कार के उपरांत समझा जाता है, तो वो संस्कार है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म में क्या होता है भाई, तो चूड़ाकर्म का मतलब होता है मुंडन। मुंडन जो है वो 3 से 5 वर्ष के अंदर हो जाता है और मुंडन के बाद बच्चे पढ़ाई लिखाई के योग्य हो जाते हैं, वो पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कर्णभेद संस्कार होता है जिसमें कान को छेदा जाता है। विवाह मतलब शादी के बाद तो पढ़ाई नहीं होगा। उपनयन मतलब होता है जनेऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सभी क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिलता है, तो ब्राह्मी लिपि में मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका, चला जाएगा एक की ओर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ वो है त्रिपिटक। और त्रिपिटक की संख्या 3 है, एकदम याद रखिएगा। त्रिपिटक की संख्या कितनी है, तो वो 3 है। अगला है, किस कला शैली को यूनानी बौद्ध शैली भी कहते हैं। किस कला शैली को यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है, तो वो है आपका गंधार शैली। इसके बारे में विस्तार से आगे हम समझते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गंधार कला को समझेंगे। गंधार कला क्या होता है, इसका विषय वस्तु भारतीय था। यानी जो गंधार कला है इसका विषय वस्तु तो भारतीय था लेकिन शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गंधार कला को
ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है, जो कि हमने ऊपर में अभी आपको समझाया। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, महाजन पदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जो महाजन पदों का उल्लेख जो है वो सबसे पहले कहाँ आपको मिल जाएगा? तो बौद्ध और जैन साहित्य यानी बौद्ध धर्म की किताब में और जैन धर्म के जो भी किताब होगा उसमें महाजन पदों का उल्लेख मिल जाएगा। और टोटल महाजन पद कितने थे? 16 महाजन पद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन थे? मगध थे। ये बात आपने 12th में जरूर पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न है, कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ शल्य चिकित्सा एवं उसके द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों का विवरण देता है? प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथ में शल्य चिकित्सा मतलब होता है सर्जरी यानी ऑपरेशन के द्वारा जो है उसके द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों का विवरण देता है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर। यहाँ पर आंसर आपका कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आपका जा रहा है वो किस ओर जा रहा है? प्रश्न नंबर है 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुश्रुत संहिता में इसका बात बताएगा। कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ में शल्य चिकित्सा और उसके द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों का यानी सर्जरी यानी ऑपरेशन में कौन कौन सा हथियार लगता है, कौन कौन सा कैंची लगता है, चाकू लगता है, क्या क्या लगता है, इसके बारे में वर्णन जो है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देख, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत ने पवित्र गंगा के तट पर स्थित उस प्राचीन शहर बनारस विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा की कला का अभ्यास और प्रचार किया था। सुश्रुत नाम का एक आदमी है। शल्य चिकित्सा पर उनके स्मारकीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता ने उन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में गौरवान्वित किया और इसका आंसर जो ये आपका विस्तार पूर्वक हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते। तो इस तरह से आपका हो गया। 6ठा प्रश्न है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र किस धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं? यानी यह जो है किस धर्म के त्रिरत्न है? यह जैन धर्म के 3 रत्न है और इस 3 रत्न का मतलब क्या होता है? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। इसके बारे में विस्तार से तो यहाँ पे समझ लीजिए। त्रिरत्न जो है जैन धर्म का है। जैन धर्म मानने वाले लोगों ने जैन धर्मावलंबियों के अनुसार होता है जैन धर्म को मानने वाले 3 रत्न या त्रिरत्न जिनके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म का मानना था कि ये जो 3 रत्न है इसके माध्यम से लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो है साम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। प्रश्न, जैन धर्म के 3 रत्न साम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण होता है। यानी आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, किसी के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए और सम्यक ज्ञान जो नेचुरली ज्ञान होता है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी 6ठा प्रश्न, 7वां है, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम ग्रहण के विषय में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया था? वो था ब्रह्मन गुप्त। ये पहला भारतीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण जो लगता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, एक बात याद रखेंगे आप लोग, सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या के दिन लगते हैं और चंद्र ग्रहण जो होते हैं पूर्णिमा के दिन लगते हैं। ये बात याद है, पूर्णिमा की रात लगते हैं और सूर्य ग्रहण लगते हैं अमावस्या के दिन। 8वां प्रश्न, प्राचीन भारत में सम्राट को भूमि के उपज का कितना भाग कर के रूप में देना पड़ता? कर मतलब होता है टैक्स देना पड़ता था। तो 1/6 भाग जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से महाजनपद में स्थित है? तो प्राचीन तक्षशिला जो है ये है मगध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शंस एक ही और चला जाएगा, मगध में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्राचीन बंदरगाह शहर ताम्रलिप्ति कहाँ स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने आपको सारा प्रश्न समझा दिए हैं। वीडियो 15 मिनट में घुस चुका है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है आपको ये सारे प्रश्न का आंसर हम आपको PDF के रूप में देने वाले हैं। ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट सभी विषय का हम क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। परीक्षा के दिन आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न दिया जाएगा जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और यह जो प्रश्न था PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह ओरिजिनल क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार की गलत नहीं था और हर एक प्रश्नों का आंसर हमने आपको सही बताया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखे होंगे और सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।